अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और अज़ीज़ तलबा, जितने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, तो उसको हासिल करने का, इल्म को हासिल करने का, इसी तरीके से जितने भी यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, उर्दू बेतबाजी के हैं, अरबी बेतबाजी के हैं, इसी तरीके से उर्दू तकारीर के, हिंदी तकारीर के, इंग्लिश तकारीर के जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसका असल मकसद क्या है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुमको लोगों के लिए निकाला गया है। क्योंकि तुम किसके लिए आई हो? लीडर बनने के लिए आई हो और लोगों को सही राह पर लाने के लिए आई हो। तो सही राह पर लाने के लिए लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? वो है कम्युनिकेशन, बातचीत, अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाना। ये किस तरीके से हो सकता है? इसके 10 रूल्स हैं, यानी कि गोल्डन 10 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि आप अपनी बातचीत को, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उसको कैसे मुअस्सिर बना सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कह सकते हैं, तो उसके लिए 10 रूल्स हैं, यानी कि गोल्डन 10 रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अब वो क्या है? नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? एक होता है हियरिंग। हियरिंग ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुदरती तौर पर सुनने के काबिल बनाया है। ये क्या है? हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि बात को फोकस करके समझना, सामने वाला क्या कह रहा है, बात को गौर से सुनना, ये क्या कहलाता है? लिसनिंग कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहरा है, तो बहरे में ये सलाहियत नहीं होती है कि वो क्या कर सके? हियरिंग कर सके। एक बहरा इंसान है, उसमें ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो क्या कर सके? हियरिंग कर सके। लेकिन बहरे में ये सलाहियत मौजूद है कि वो लिसनिंग कर सके। वो लिसनिंग कर सकता है, यानी कि फोकस तरीके से बातों को समझ सकता है। देखा होगा आपने, बहरे भी समझते हैं ना, अरे बातों को समझते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? लिसनिंग कर रहे हैं। तो लिसनिंग में बहुत सारी चीजें होती। अब लिसनिंग हमारी कैसे बेहतर हो सकती है? तो लिसनिंग में आता है, सबसे पहले होता है आई कांटेक्ट। लिसनिंग में होता है आई कांटेक्ट। सामने वाले से आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान से भी बात कर रहे हैं, तो उससे क्या करिए? आप आई कांटेक्ट बनाइए। अपनी आंखों का क्या कीजिए? कांटेक्ट बनाइए। क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात को बतलाता है कि आप उसकी बात सुनने के लिए कितने तैयार हैं, कितने उत्सुक हैं। क्योंकि अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे, पता लग रहा है इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या नहीं सुनना चाह रहे हैं? बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो क्या होनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग। तो जब आप बात को अच्छी तरीके से सुनेंगे, सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर, बातचीत करने वाला इंसान वह होता है जो कि बात को अच्छी तरीके से सुने और फिर सुन करके उसका जवाब अच्छी तरीके से दे। क्योंकि जब इंसान बात को सुनता है और समझता है, तो बात में क्या पैदा होता है? दम पैदा हो जाता है। बात में दम पैदा होता है। क्योंकि जब बात को समझेगा ही नहीं, तो फिर क्या नहीं पैदा हो पाएगा? दम नहीं पैदा हो पाएगा। हमारे अंदर क्या, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि बात चलती है तो बात को इंटरप्ट करते हैं, काट देते हैं बीच में। सामने वाले की बात को क्या नहीं करते? मुकम्मल होने नहीं देते। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
वो क्या समझाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कुछ भी मालूम नहीं हो पाता है। जब सामने वाले को ये मालूम नहीं हो पाया है कि क्या कहना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है, तो फिर उसका जवाब क्या देंगे आप? जवाब वो देंगे जो कि उस बात का जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी बात को समझा ही नहीं। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे कि वो कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, उसकी बात को काटे बिना उसको पूरी बात करने दें। जब आपके बात समझ में आ जाए फिर आप उसकी बात का, क्योंकि जब आपके बात समझ में आ जाएगी तो समझ करके अगर आप जवाब देंगे तो बात में क्या होगी? ताकत होगी। जब बात में ताकत होगी तो लोग क्या भी करेंगे? सुनेंगे भी, फिर लोग दूर नहीं भागेंगे। लेकिन अक्सर और बेशतर में देखा जाता है कि कोई इधर से आता है, कोई इधर से आया, पता लग रहा बात चल रही है, एक शख्स आता है, कोई भी इंटरप्ट कर देता है बातों को, और बातों को इंटरप्ट करने के बाद काट देता है और अपनी बात चालू कर देता है। उस शख्स को कोई भी इंसान सुनना नहीं चाहता है। जो इंसान इस तरीके से करता है, पहले सामने वाले की बात को समझे और पूरी होने दे, फिर उसके बाद उसका जवाब दे, तो यह होता है एक्टिव लिसनिंग। दूसरी है इसके एक्टिव लिसनिंग, और दूसरा जो रूल है इसका, क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। मुख्तसर हो और वाज़ेह हो, मुख्तसर मैसेज हो और वाज़ेह हो, यानी कि अपनी बात इस तरह बनाए या इस तरह कहे या इस तरह बयान करे कि समझने में कोई मुश्किल ना हो। अपनी बात को इस तरह बयान करे कि समझने में कोई भी मुश्किल ना हो, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी जो गैर ज़रूरी बातें हैं अगर वो बातें करेंगे तो सामने वाला उससे उठता रहता है, तो सामने वाला उसको सुनना नहीं चाहता है। तो आप सिर्फ इतनी बातें करें। तो दूसरा जो रूल है क्लियर एंड कंसाइज, यानी कि कंसाइज मैसेज, क्लियर हो, साफ हो और वाज़ेह मैसेज हो। तीसरा रूल है रेस्पेक्टफुल टोन, यानी कि जो आपका लहजा है वो कितना इज्जत भरा है, कैसा लहजा है। अगर आपके लहजे में सख्ती होगी तो आपकी बात कोई नहीं सुनना चाहेगा। अगर आप में हर वक्त अकड़ होगी, हर वक्त गुस्सा होगा, तो इंसान उससे दूर भागेगा, उसके पास कोई भी लगना नहीं चाहेगा। तो इंसान का जो लहजा है, जो टोन है, वो रेस्पेक्टफुल होनी चाहिए। ऐसी टोन होनी चाहिए कि दूसरे को इज्जत मिलती हो, ऐसे बात कहे कि हर वक्त क्या है, चिड़चिड़ा अंदाज ना हो। इसी तरीके से उसकी टोन भी अच्छी होनी चाहिए, कहाँ उसको दबाना है, कहाँ उसको उभारना है, तो ये होना चाहिए। तो तीसरा रूल है रेस्पेक्टफुल टोन। फिर इसी तरीके से चौथा रूल है बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि मौलाना हुसैन साहब ने भी कल जिक्र किया था, बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन में 93% होती है। कम्युनिकेशन में जो अहमियत है बॉडी लैंग्वेज की वो है 93%। हम जो अल्फाज बोल रहे हैं इसकी सिर्फ 7% वैल्यू है। जो अल्फाज हम ज़बान से बोलते हैं तो ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं उन अल्फाज की सिर्फ 7% वैल्यू होती है, नहीं तो बॉडी लैंग्वेज की उसमें तकरीबन 93% होती है। अब 93% कैसे हो जाती है? 55% तो होती है बॉडी लैंग्वेज, 55% होती है बॉडी लैंग्वेज, और इसी तरीके से 38% होती है टोन्स, क्योंकि टोन्स भी किस में आती है? बॉडी लैंग्वेज में आती है। यानी कि आपका लहजा कैसा है, आप कब बात को उठा रहे हो, कब दबा रहे हो, क्या इशारात कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप आई कांटेक्ट कैसे कर पा रहे हो, आपके हाथ कैसे हिल रहे हैं, आपके हाथ कैसे जा रहे हैं, जिसे बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये हमारे इमोशन को बयान करती है। इंसान के अल्फाज झूठ बोल सकते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या नहीं करती? झूठ नहीं बोलती है। इंसान के जो अल्फाज होते हैं, अल्फाजन इंसान क्या बोल सकता है? झूठ बोल सकता है। वो कह रहा है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जाहिर कर रही है कि उसको क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। ये कह रहा है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बात है कि क्या हो रहा है, उसकी बॉडी जाहिर कर रही है, उसकी बॉडी बतला रही है कि कोई ना कोई बात है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या नहीं करती है? झूठ
नहीं बोलती है, लेकिन हमारे अल्फाज क्या बोल सकते हैं? झूठ बोल सकते हैं। हम कह रहे हैं हमें गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, माशाअल्लाह बहुत खुश हूँ। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बतला देगी कि आप खुश है या खुश नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन भी है, कॉमेडियन को देखेंगे आप, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे मिस्टर बीन है, क्योंकि मिस्टर बीन है वो बोलता ही नहीं, सिर्फ क्या है बॉडी से रिएक्ट करता है अपनी और लोगों को हंसाता है, और उसकी कॉमेडी में बहुत मजा आता है, क्योंकि बॉडी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये डायरेक्टली हिट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। बॉडी लैंग्वेज डायरेक्टली हिट किसको करती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और जो सबकॉन्शियस माइंड को जो बात हिट करेगी वो बात कहां उतर जाएगी? दिल में उतर जाएगी। और जब दिल में उतर जाएगी तो उस बात को क्या करेगा इंसान? अपनाएगा। जैसे कि आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को देखा होगा, तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका करते हैं? बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो क्या भी नहीं होना चाहिए, ये डाइस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तभी क्या आएगी? ज्यादा दिखाई देगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाथ कैसे रिएक्ट कर रही है, आई कांटेक्ट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, कैसे चेहरा बना रहा है, कहाँ चेहरे पर झाई वो पड़ रहे हैं, कहीं पर चेहरा कैसे बन रहा है, आंखें कैसे बन रही है, आंखें कहाँ जा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होती है। जैसे कि मैं मिसाल दे दूँ आपको, एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो वर्ड्स को नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लेकर के पैदा हुआ है। बहुत सारी आदतें बच्चे में होती है, तो सबकॉन्शियस माइंड लेकर के पैदा हुआ है, कॉन्शियस माइंड उसका डेवलप नहीं हुआ है, शऊरी दिमाग उसका क्या नहीं हुआ है? डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन लाशऊरी दिमाग उसका क्या है पहले से। तो इसी तरीके से वो कॉन्शियस लैंग्वेज को नहीं समझता है, वर्ड्स को नहीं समझता है बच्चा। आपने देखा होगा कि बच्चे ज्यादातर उससे अट्रैक्टिव होते हैं, ज्यादातर उससे मिलना चाहते हैं जो बच्चों के साथ किसकी हरकतें करे? बच्चों वाली हरकतें करे। तो ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज है। जो उसके साथ कर रहा है ऐसे बच्चों की तरह बैठ गया है, बच्चों की तरह बिहेवियर कर रहा है, तो बच्चे किससे मिलना चाहेंगे? किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए? बच्चे उसी शख्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए जो कि उनके साथ कौन सी हरकतें कर रहा है? बचकाना हरकतें कर रहा है। और बचकाना हरकतें कैसे हो रही है? बॉडी लैंग्वेज से। तो बच्चा बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा समझता है। तो आप जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारों के वालिदैन हैं, इसी तरीके से बच्चे होते हैं, उनके वालिदैन नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे को कहा नहीं किसी ने कि आप क्या कीजिए, नमाज पढ़िए, लेकिन बच्चा क्या करता है? जैसे अगर वो सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है, वालिदैन सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करना शुरू कर देता है? सजदा करता है, रुकू करता है, ऐसी एक्टिविटी करता है। अपने वालिद को देखता है कि वो शूज पहनते हैं और टाई लगाते हैं और शूट वूट पहन करके जाते हैं, तो वैसे ही बनने की वो क्या करता है? कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो समझ रहा है किसको? बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज को समझता है वो ज्यादातर बच्चा, इसी वजह से वो बॉडी लैंग्वेज को समझता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बच्चे को कहते हैं कि आप गिलास से क्या ना पियो? पानी ना पियो। आप या बोतल से मुंह लगा करके क्या ना पियो? पानी ना पियो। आप बोतल से मुंह लगा करके पानी ना पियो, बल्कि क्या करो? गिलास में डालो और गिलास में डाल करके क्या करो? आप पानी पियो। लेकिन बच्चा नहीं समझता, फिर बोतल से मुंह लगा करके पानी पीता है। फिर कहते हैं आप, फिर नहीं समझता, फिर बोतल से लगा कर पानी पीता है। क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि उसके सामने क्या नहीं है? बॉडी लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ आपने क्या कहा है? अल्फाज बोले, और अल्फाज को बच्चा क्या नहीं करता है? समझता नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? बच्चा था यहाँ पर, आप आए, आप बोतल उठा करके लाए और बोतल उठा करके आपने गिलास में पानी किया और गिलास में पानी कर करके आपने पिया, आहिस्ता आहिस्ता पिया। तो आपने 2-3 बार बच्चे के सामने ऐसा किया, तो बच्चे को आप देखेंगे कि उसने बोतल से मुंह लगा करके पानी पीना क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है डायरेक्टली इमोशन होते हैं, हमारे इमोशन को जाहिर करती है और डायरेक्टली हिट करती है किसको? सबकॉन्शियस माइंड को। और जब जो चीज सबकॉन्शियस माइंड को हिट कर जाए तो उस पर क्या है? ऑटो लग जाता है, ऑटो गेयर। जैसे कि हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि हम कार चलाना सीख रहे हैं, लेकिन हम जब उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं तो अब हमारे किस में चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपने देखा होगा, आप बात कर रहे हैं, आप कॉन्शियस कहीं पर कोई चीज आ गई है तो ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो क्या लगा देते हैं? आप ब्रेक लगा देते हैं। आप सोचते हैं उसके लिए कि हमें क्या लगाना है?
ब्रेक लगाना है, यहाँ में कार को यूं मोड़ना है, इधर करना है, इधर करना है। आप बात भी कर रहे हैं, कॉन्शियस तौर पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अनकॉन्शियस तौर पर आप क्या भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। क्योंकि अब वो किस में चली गई, ऑटो, उसमें ऑटो लग गया है, अब वो ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि वो किस में चली गई है, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। तो जो चौथा रूल है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पर बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है, वैसे ही जितने भी रूल हैं इन पर काफ़ी लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन यह है कि आगे चलते हुए, क्योंकि वक्त भी कम है, पांचवा रूल है एम्पैथी। एम्पैथी कहते हैं दूसरों के जज्बात को समझना, दूसरों के जज्बात को समझना, यानी कि हमदर्दी। एम्पैथी कहते हैं हमदर्दी, क्योंकि हमदर्दी होगी जब इंसान में हमदर्दी होगी तो फिर वो दूसरों के जज्बात को समझेगा भी। पता लगा अगर कोई गुस्से में है तो वो सोचेगा भी कि गुस्से में बोलना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए, क्या बात कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एम्पैथी में आती हैं, यानी कि दूसरों के सामने वाले के जज्बात को क्या करना, समझना, सामने वाले के जज्बात को समझना, ये एम्पैथी में आता है। इसी तरीके से छठा रूल है आस्क क्वेश्चन, सवालात करना, क्योंकि जब आप सवालात करेंगे तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। अगर आप सवालात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है, किससे, सिर्फ सवालात करने से। आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप क्या कीजिए, सवाल कर लीजिए, पूछ लीजिए, अच्छे अंदाज में आप सवालात कर लीजिए। इसी तरीके से सातवां है अवॉइड असम्पशन। अवॉइड असम्पशन, ये चीज़ बहुत होती है। ये चीज़ क्या है कि पहले से ही क्या कर लेता है इंसान, माइंड बना लेता है दूसरे इंसान के बारे में कि ये तो क्या है, वैसे ही बात करेगा, क्या कहेगा, धमकाएगा, क्या कहेगा, गुस्सा होगा, जैसे कि माइंड बन जाता है पहले से। तो पहले से ही क्या करना करे, फैसला न करे, किसी के बारे में पहले से ही क्या ना करे, फैसला न करे। आपने कोई बात सुनी नहीं है, कोई बात समझी नहीं है, वो क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है, आपने पहले से क्या बना लिया है, अपना माइंड बना लिया, तो आप उसकी बात सुन पाएंगे, आप उसकी बात नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पहले से ही क्या है, जजमेंट, फैसला तो पहले ही आ चुका है ना। ये कह रहे हैं कि ये तो क्या है, गुस्सा करेगा और क्या करेगा, ये बुरा भला कहेगा और क्या कहेगा, ये ऐसी बात करेगा, बस वो बात करेगा, पहले अपनी माजी की बातें करेगा और तो कुछ नहीं करेगा। तो आप किसी भी इंसान के बारे में पहले ही क्या ना कर ले, फैसला न कर ले। इसको कहते हैं अवॉइड असम्पशन, यानी कि गलत फहमियों से क्या हो, बचे, गलत फहमी अपने अंदर न पाले। जैसे कि पहले से बना लेता है इंसान, सोच बना लेता है, तो इससे मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इसी तरीके से इंसान किसी भी बात को कंफर्म नहीं कर पाता है, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपके तो क्या है, मिस अंडरस्टैंडिंग है, आपने समझा ही नहीं। इसी तरीके से है आठवां रूल है फीडबैक देना और फीडबैक लेना। मेरी बात में क्या क्या कोताहियाँ रही है, क्या क्या गलती रही है, तो आप पॉजिटिव अंदाज में क्या दें, फीडबैक देंगे, तो उससे मेरी क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, बेहतर होगी। मानने की बात ये, मेरी बात में कोई गलती रही है, कोई अगर ऐसा पहलू नजर आया है, तो आप निगेटिव अंदाज में नहीं, यानी कि मुझे आप बुरा फील कराना चाह रहे हैं या आप मुझे परेशान करना चाह रहे हैं और इस अंदाज में मेरी गलतियों को क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो उससे बचे, उस अंदाज में नहीं, बल्कि पॉजिटिव अंदाज में आप क्या दें, फीडबैक दे भी और फीडबैक ले भी, तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होगी, बेहतर होगी। इसी तरीके से नवा जो है वह है एडेप्ट टू योर ऑडियंस। एडेप्ट टू योर ऑडियंस, यानी कि जो आपके मुखातबीन हैं, जिनसे आप खिताब कर रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनके जहन के एतबार से, उनकी जहन की नशोनुमा के एतबार से, उनके लॉजिक के एतबार से क्या होनी चाहिए, आपकी बातें होनी चाहिए, उनके एतबार से आपकी बातें होनी चाहिए। अगर मानने की बात है कोई किसान है, किसान के सामने आप क्या करें, लॉजिकली बातें करें, तो क्या किसान समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। किसान के सामने आप आला जबान इख्तियार करें, एक किसान है, किसान के सामने आप क्या कर रहे हैं, आला जबान, जो पढ़ी लिखों की जबान होती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या किसान समझ पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। आपको समझाने के लिए उतरना पड़ेगा कहाँ पर, जहां पर किसान का क्या है, मर्तबा है, आपको भी क्या बनना पड़ेगा, किसान बनना पड़ेगा।
तो किसान वाली ज़बान आप इख्तियार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बात क्या होगी, मुअस्सिर होगी। इसी तरीके से आप किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, अगर डॉक्टर की तरह की बातें नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपकी बात पर तवज्जो क्यों देगा, क्यों सुनेगा। आप डॉक्टर की कुछ चीज़ें देख करके ले जाए, जैसे कि आम जनरल नॉलेज होती है, आम चीज़ें ले जाए, भाई फीवर क्यों होता है। अब कोई माइंड का डॉक्टर है, न्यूरो साइंस क्या होती है, और इसी तरीके से हमारे माइंड में न्यूरॉन्स कितने होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, आप इसके मुताबिक थोड़ी स्टडी करके जाए तो आप माइंड के डॉक्टर से मिलेंगे तो वह आपसे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस पर, और वह आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। क्योंकि जब आप उसको बताएंगे न्यूरॉन्स ये होते हैं, अगर इधर से इधर न्यूरॉन्स हो जाए, इसी तरीके से हमारे जहन में केमिकल ये रिलीज होते हैं, इसी तरीके से हमारे जहन में एक डोपामिन होता है, ये केमिकल रिलीज होता है। जब खुशी होती है तो हमें डोपामिन मिलता है, प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है। तो आप बतलाएंगे तो डॉक्टर आपसे क्या होगा, मुतासिर होगा, और डॉक्टर आपसे क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहेगा, आपसे बातें करना चाहेगा। मैंने आजमाया भी है कई बार, मैंने क्या है कई बार इसको आजमाया भी है। तो अगर मुझे कहीं जाना होता है, तो अगर किसी ऐसे शख्स से मिलना है, कोई इंजीनियर है, तो मैं इंजीनियर की 2-4 चीज़ें देख लेता हूँ ताकि मुझे क्या हो जाए, मालूम हो जाए कि इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, तो मुझसे खुल करके बातें करता है, खूब बातें करता है। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें क्या मिलती है, उससे सीखने को मिल जाती है। इसी तरीके से कभी डॉक्टर के पास भी जाना होता है तो मैं कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, मैं देखता हूँ किस टाइप का ये डॉक्टर है, किस टाइप का इसका माइंड है, तो उस टाइप की मैं चीज़ें देख करके जाता हूँ और उससे उस टाइप की बातें करता हूँ। तो पता लग रहा डॉक्टर को मरीज देखना था, पता लग रहा 5 मिनट ले रहा था वो मरीज को देखने में, और मेरे साथ कितनी देर गुफ्तगू कर ली उसने, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। तो ऐसा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। जब उसको लगता है कि मेरे माइंड का कोई मिल लगा है, मेरे माइंड का मेरा बंदा भी है, ये मेरी तरह का इंसान है, मेरी तरह सोचता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो वो समझ गया आपको। तो इस वजह से क्या करें आप, अडेप्ट टू योर ऑडियंस, अपने जो मुखातबीन हैं, जिनको आप खिताब कर रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं, उसी के मुताबिक क्या करें आप, बातें करें। जैसे कि बलागत में कहा जाता है, इस पूरे का निचोड़ है, कह दूँ, कुल्लु मकामिन मकाल कुल्लु मकालिन मकाम, यानी कि हर जगह के लिए एक मुनासिब बात होती है, और हर मुनासिब बात के लिए क्या होती है, एक जगह होती है। हर मुनासिब बात के लिए एक जगह होती है, और हर जगह के लिए एक मुनासिब बात होती है, और हर मुनासिब बात के लिए क्या होती है, एक जगह होती है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से 10वां है बी ओपन माइंडेड, यह होना चाहिए उसमें। 10वां जो रूल है बी ओपन माइंडेड, आपको क्या होना है, ओपन माइंड बनना है। ओपन माइंड का मतलब क्या है, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रही है, तो आपके जहन के अंदर और आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि दूसरे की बात को भी क्या करना है, कबूल करना है, दूसरे की बात पर कबूल करना है। ऐसा नहीं है कि अपनी बात क्या करवानी है, मनवानी है, क्योंकि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट का मतलब होता है शेयर करना, आइडियाज, थॉट, कुछ भी हो सकती है, वो क्या करना, शेयर करना। इसमें क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो क्या करनी है कि अपनी ही बात क्या करनी है, मनवानी है, दूसरे की नहीं माननी है। ये किस में होता है, डिबेट में होता है। ये किस में नहीं होता है, कम्युनिकेशन में नहीं होता है कि आप क्या करें, सिर्फ अपनी ही बात मनवाएं। तो आपको क्या होना है, बी ओपन माइंडेड, यानी कि आपका माइंड क्या होना चाहिए, वसी होना चाहिए, सबके लिए उसमें क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। आप जल्दी से लोगों से क्या ना हो जाने वाले, मुतासिर ना हो जाने वाले। अगर आपको कोई गलत खबर दे रहा है तो उसके बारे में आपने अपना गलत गुमान बना लिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए कि क्या सही है, ये सही नहीं है, सारी चीज़ों की आपको तहकीक करनी चाहिए। तो 10वां रूल है बी ओपन माइंडेड, आप क्या बने, ओपन माइंड बने, वसी और जहन बने। आपका जहन क्या हो, कुशादा हो, लोगों के लिए उसमें क्या हो, जगह हो। पता लग रहा आप एक तरह के लोगों को ही क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दूसरी तरह के लोगों को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब तरह के लोगों के लिए आपके माइंड में, आपके जहन में क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो ये 10 रूल थे, तो इनको मैं एक बार और बतला देता हूँ, आप जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर किसी ने नोट ना किए हो। बहुत जल्दी जल्दी बताता हूँ। नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग, नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब रहा है गौर से सुनना। इसी तरीके से नंबर 2 है क्लियर एंड कंसाइज मैसेज, यानी कि मुख्तसर और वाज़ेह बात होनी चाहिए, मुख्तसर होनी चाहिए और वाज़ेह बात होनी चाहिए।
इसी तरीके से जामे होनी चाहिए। इसी तरीके से तीसरा है रेस्पेक्टफुल टोन, यानी कि इज्जत भरा लहजा, इज्जत भरा लहजा, यानी कि आपका इज्जत और तहजीब होनी चाहिए आपके अंदर, आपकी टोन में, आपकी आवाज़ में। इसी तरीके से चौथा है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज पर काफ़ी चीज़ें मैंने बताई आपको, बॉडी लैंग्वेज पर तो बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं। इसी तरीके से पांचवा है रूल एम्पैथी, यानी कि हमदर्दी, दूसरे के जज्बात को समझना, दूसरे के एहसासात को समझना, ये एम्पैथी में आता है। इसी तरीके से छठा है आस्क क्वेश्चन, यानी कि सवालात पूछना, अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसको आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से सातवां है अवॉइड असम्पशन, अवॉइड असम्पशन, यानी कि गलत फहमियों से क्या होना, बचना, किसी के बारे में क्या ना बोलना, गलत फहमी अपने जहन में पैदा न कर लेना। किसी ने कोई बात कही तो आपने क्या कर ली, गलत फहमी बना ली उसके, तो अब आप उससे सीख नहीं पाएंगे, आप उससे क्या नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आठवां है फीडबैक देना और फीडबैक लेना, फीडबैक देना और फीडबैक लेना। इसी तरीके से नवा है अडेप्ट टू योर ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस के मुताबिक क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आपको किसके मुताबिक करनी चाहिए, अपने मुखातबीन के, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक आपकी बात होनी चाहिए। इसी तरीके से 10वां है बी ओपन माइंडेड, बी ओपन माइंडेड, यानी कि आपका माइंड क्या होना चाहिए, वसी होना चाहिए, वसी और अरीज होना चाहिए। तो बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपसे कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे, तो फिर देखेंगे आप इंशाअल्लाह आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।